बच्चों हमारे पास सवाल है, इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज I इज इक्वल टू 5 sin 314t व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी IRMS पूछा है हमारे पास। अब हम क्या अब IRMS बराबर क्या होता है कि I0/√2, ठीक है। तो IRMS बराबर I0/√2 होता है, तो I0 तो निकालना पड़ेगा। ये देखो हमारे पास जनरल इक्वेशन लिखा है, तो इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन यानी I इज इक्वल टू I0 sin ωt के साथ क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो I0 की वैल्यू यहाँ है और यहाँ I0 की जगह क्या लिखा है 5, यानी कि I0 की वैल्यू हमारे पास 5 दिया है, तो आ गया 5/√2, ठीक है, सिंपल 5/√2। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ωt है और यहाँ पे 314t है, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 314, तो ओमेगा इज इक्वल टू 314 हो गया। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf इज इक्वल टू 314। तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए तो 314 डिवाइडेड बाई 2π, यानी 314 2 पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल हटा दो 100 आ गया, 314 कैंसिल, 2 से ये काट दो, कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता तो हमारे इस करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता 50 हर्ट्ज हो जाता, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू हमारा कितना आएगा 5/√2, ठीक है, 5/√2। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन अ 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, ठीक है। ये 5 एम्पियर हमारा क्या दिया, इफेक्टिव वैल्यू दिया है। इफेक्टिव वैल्यू यानी कि IRMS दिया है, इफेक्टिव वैल्यू IRMS वैल्यू ये सब बराबर होते हैं। तो IRMS की वैल्यू आपके पास कितना दे दिया है 5 एम्पियर दे दिया है। अब पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 1/3 सेकेंड आफ्टर। तो हमने कहा टाइम भी हमारे पास दे दिया है 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0, उसके बाद 0 हो रहा है, होने तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो I बराबर होता है I0 sin ωt, ठीक है। अब I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि IRMS बराबर क्या होता है I0/√2 और IRMS की वैल्यू दिया है 5, तो आ गया 5, यानी यहाँ से I0 की वैल्यू क्या मिला 5√2। तो हमने I0 की जगह क्या रख दिया 5√2 साइन ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf × t। अब देखो t की वैल्यू भी हमारे पास दिया है 1/300, तो भैया हमने रख लिया 5√2 साइन 2π। अच्छा फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि नहीं, दे रखा है, देखो 50 साइकिल, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमारे पास 50 दिया है, तो यानी कि 50 हो गया इंटू टी की वैल्यू आ गया 1/300। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो 5 2 जा 100 ये हो गया, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, यानी π/3 बचा हमारे पास। तो 5√2 साइन π/3। अब साइन π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या होता है √3/2। अब भैया इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कुछ आंसर 6 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड बाय अ प्योर रजिस्टर ऑफ 50 ओम, फाइंड IRMS, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ करंट कनेक्टेड थ्रू रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। हमारे पास एक इक्वेशन भी गिवन है कि V इज इक्वल टू 140 साइन 314t। तो हमने लिख लिया कि हमारे पास इक्वेशन है 140 साइन 314t। इसको जनरल इक्वेशन V इज इक्वल टू V0 साइन ωt से कंपेयर कर लो, तो आपको यहाँ से V0 की वैल्यू क्या मिल गया 140 मिल गया, लिख लिया। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल गया 314 मिल गया, लिख लिया, ठीक है। और जब 314 मिल ही गया है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी हमारा मिल जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहीं से लिख लो कि 2πf बराबर 314, f बराबर 314 डिवाइडेड बाई 2π, सिंप्लीफाई करना 50 हर्ट्ज आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना 50 हर्ट्ज आ जाएगा। दूसरा हमसे IRMS पूछा है, तो भाई जब IRMS हमसे पूछा है तो IRMS बराबर हम VRMS डिवाइडेड बाई R भी कर सकते हैं। अब VRMS हम कैसे निकालेंगे, तो V0/√2 से डिवाइडेड बाई R। अब V0 यानी कि आ गया पूरा फार्मूला V0/R√2। अब IRMS बराबर, तो V0 की वैल्यू हमारे पास कितना है 140, रख दिया 140। R की वैल्यू कितना है 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, देखो √2 सिंप्लीफाई करना अब आप लोगों का काम है, फटाक से सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो आ जाए वही वैल्यू हमारी एम्पियर में होगी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।
तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या दिया है, करंट पूछा है, इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड टू एन सोर्स की वोल्टेज दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो भाई करंट के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वोल्टेज में तो इन्होंने दे दिया है कि भाई 150 वोल्ट है सोर्स का। अब रेजिस्टेंस चूंकि इंडक्टर कनेक्ट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, ठीक। अब 150 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो 2 पाई एफ इंटू एल। अब देखो सब कुछ हमारे पास नोन है, 2 भी नोन है, पाई भी नोन है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो भैया उठा के इसमें रख लो, करंट की वैल्यू इक्वेट कर लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफैरड, सी की वैल्यू दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर गिविंग एन आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू, इफ ओमेगा इज इक्वल टू इतना, फाइंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आपको आई की वैल्यू पूछ लिया, आई नॉट की वैल्यू हमसे पूछ लिया गया भाई। अब जब हमसे आई नॉट पूछा गया है तो सिंपल सी बात है कि आई नॉट बराबर क्या होगा कि वी नॉट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ चूंकि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा। अब वी नॉट आ गया भाई, ठीक। एक्सी की वैल्यू क्या होती है, तो 1/ओमेगा सी होती है। अब ये सब ऊपर चला गया तो क्या बन गया कि वी नॉट ओमेगा सी। अब बात आती है कि वी नॉट क्या लेंगे, एक्सी, तो इक्वेशन में ये वैल्यू हमारा क्या है, वी नॉट ही दिया हुआ है। तो भैया वी नॉट की वैल्यू यानी कि आई नॉट पीक वैल्यू पूछा है 10 हो गया, ओमेगा की वैल्यू आपके पास दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, सी की वैल्यू आपके पास दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 निकाल लो, इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, सारी वैल्यू 10 10 10 के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल दिया है कि एल और आर सर्किट है और इसमें करंट 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है और इसके यहाँ पे वोल्टेज अप्लाइड है 200 sin 400t, 200 sin 400t अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है। क्वेश्चन में दिया वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब ये सर्किट कौन सा है, एल आर सर्किट है, और एल आर सर्किट में हम लोग एक बात जानते हैं कि भैया वोल्टेज ऑफ वी एल जो होता है और वी आर जो होता है ये एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो नेट वोल्टेज का हम लोगों ने पढ़ा है कि नेट वोल्टेज जो आता है इस केस में वो क्या आता है कि वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब भैया वी एल और वी आर निकालेंगे कैसे, तो वी एल बराबर, तो वी बराबर एक्चुअली में क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब वी एल जब निकालना है तो आई इंटू एक्सएल निकालना पड़ेगा, अब वी आर जब निकालना है तो आई इंटू आर निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, आई की वैल्यू आपके सामने दिया है, मैं केवल हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, सोल्व आप लोग खुद ही करके निकाल लोगे, ठीक है। अब वी एल आई, अब एक्सएल कैसे निकालेंगे, तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है। आई आर, तो आई और आर सिंपल दिया हुआ है, यहाँ निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2 इंटू 30 हम कर लेंगे, सीधा 60 वोल्ट आ जाएगा। अब वी एल वाली ही हमारे पास केवल दिक्कत है, तो वी एल में हमने निकाल लिया फिर से कि वी एल इज इक्वल टू आई टू ओमेगा की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू 400 आ जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गया 400, एल की वैल्यू दिया है 0.1, तो 0.1 ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 80 वोल्ट आ गया। तो वी एल की वैल्यू हमको मिल गई, वी आर की वैल्यू मिल गई, वी आर की वैल्यू 60 वोल्ट है और वी एल की वैल्यू हमारे पास 80 वोल्ट है। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, अब v की वैल्यू सीधा सीधा आपको निकल आएगा कि √60, पहले VL लिखा है तो भाई 80 लिख लो, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो यहाँ से सोर्स का वोल्टेज मिल जाएगा। फिर पूछा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस का मतलब नेट रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो नेट रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं कि Z बराबर क्या होगा, यहाँ पे Z बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और R की वैल्यू भी आपके सामने है और एक्सएल की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, एक्सएल की वैल्यू यानी कि आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर, यानी एक्सएल मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर। ओमेगा भी आपके सामने दिया हुआ है 400, ये वैल्यू 400 क्या है ओमेगा, और ये एल दिया हुआ ही है यहाँ पे, तो सब कुछ तो नॉन वैल्यूज है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैंने हेल्प कर दी आप लोगों की, अब आप लोग इसको सोल्व कर लेना फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बच्चों हमारे पास सवाल दिया है, ऐसा एलआर सर्किट है, 200 वोल्टेज अप्लाइड है, 1 एम्पियर का करंट दिया है, 120 वोल्ट आर के अक्रॉस दिया है। पहला सवाल पूछा कि वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस एल, यानी यहाँ का वोल्टेज क्या होना चाहिए, फिर पूछा इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, फिर क्या पूछा रिएक्टेंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्चुअल वोल्टेज यहाँ का पूछ लिया, और ये वोल्टेज दिया हुआ है। तो जब एलआर सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है, एलआर सीरीज सर्किट है, और एलआर सर्किट में नेट वोल्टेज का स्क्वायर क्या होता है, वीएल स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर के बराबर होता है, वीएल स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर के बराबर होता है। आपके पास ये वाला वोल्टेज निकालना है, ये वोल्टेज दिया है, ये वोल्टेज दिया है, ठीक है, 1 वोल्ट देख लो। तो यहाँ पे हमने रख दिया 200 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे वीएल का स्क्वायर प्लस वीआर की वैल्यू दे रखा है 120 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वीएल की वैल्यू मिल जाएगी। पहला सवाल का जवाब, यानी पहले पार्ट यहाँ से आपका सोल्व हो जाएगा। दूसरा पूछा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस का मतलब होता है जेड की वैल्यू पूछा है, इम्पीडेंस का मतलब जेड की वैल्यू। अब देखो वोल्टेज हमारे पास दे रखा है, करंट हमारे पास दे रखा है, तो सीधा जेड बराबर हम नहीं निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकाल सकते हैं कि V बाई आई, सीधा सीधा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1.0, यानी कि कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कितना आ जाएगा दूसरा पार्ट, 200 ओम आ जाएगा। तीसरा पूछा है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस, एक्सएल की वैल्यू पूछा है, तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। या ऐसे समझ लो कि जब हमारे पास वोल्टेज ऑफ एल यहाँ से निकाल आया, वोल्टेज ऑफ एल निकाल आया, तो वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा कि आई इंटू एक्सएल हो जाएगा कि नहीं, आई इंटू एक्सएल हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई एस एफ। भैया पूरा पूरा साफ लिख लो कि आई इंटू एक्स एल। अब एक्सएल पूछा ही है हमसे, तो भैया एक्सएल बराबर क्या हो गया कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर डिवाइडेड बाई करंट। तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर यहाँ से जो वैल्यू आपका निकल के आ रहा है वो ऊपर रखना, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखा है, 1 एम्पियर दे रखा है, तो वोल्टेज ऑफ एल डिवाइडेड बाई 1, यानी कि वोल्टेज ऑफ एल के बराबर ही आएगा, यानी वोल्टेज ऑफ कॉइल के बराबर ही आएगा एक्सएल की वैल्यू। ठीक है, तो बड़ा यानी कि तीसरा पार्ट जो है वो यहाँ के हेल्प से निकलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो भी XYZ वैल्यू आता है वही एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे VL में रख देना और आपको एक्सएल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो बेटा लिखा है कि इन RC सीरीज सर्किट गिवन R is equal to 30 ohm, C is equal to 0.25 microfarad, V is equal to 100 volt, omega is equal to 10,000 radian per second. Find voltage across R and C separately. ठीक है, R और C के लिए हमको अलग अलग निकालना है। अब भाई वोल्टेज, अब तो ध्यान से सुनना कि वोल्टेज ऑफ R निकालोगे तो क्या आएगा, I इंटू R आएगा। वोल्टेज अक्रॉस C निकालोगे तो I इंटू क्या आएगा, XC आएगा। यानी आपको ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए तो I की रिक्वायरमेंट है, और हमारे इस सवाल में I कहीं दिया नहीं। अब वोल्टेज लेकिन हमारे पास दे रखा है नेट, तो I बराबर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z, क्योंकि RC सीरीज सर्किट है तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आता है उसे इम्पीडेंस कहते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई Z। अब वोल्टेज की वैल्यू तो हमारे पास दे रखा है, अब Z कैसे निकालते हैं, तो Z निकालने के लिए हमारे पास क्या जरूरत पड़ेगी भाई, Z बराबर क्या होता है, तो XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब बात आई कि चलो R तो दिया है रख लेंगे, XC कैसे निकालेंगे, तो देखो XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C। अब देखो भाई ओमेगा भी आपके सामने दे रखा है, C भी आपके सामने दे रखा है, तो यहाँ से XC निकल आएगा। हिंट ध्यान से सुनना, ओमेगा दे रखा है, C दे रखा है, तो पहले ये वैल्यू निकालना, जब ये वैल्यू निकाल आएगा इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, Z निकल आएगा, इससे करंट मिल जाएगा। जब करंट मिल गया तो इस वाले में रख दो वैल्यू, इस वाले में रख दो, दोनों के आंसर आ जाएंगे, क्योंकि R भी नोन है, XC हमारे पास आ ही गया, फटाफट सोल्व हो जाएगा। तो I निकालने के लिए ये प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जो है कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, धीरे धीरे। अभी तो एक 2 सर्किट्स हम बता रहे हैं, R और C के बता रहे हैं, L और R के बता रहे हैं, अभी कंबाइंड भी हमको बताने हैं, तो कंबाइंड सर्किट्स के भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
LCR सीरीज सर्किट दिया है, LCR सीरीज सर्किट दिया है जिसमें L की वैल्यू 5 हेनरी, C की वैल्यू 80 माइक्रोफैराड, R की वैल्यू 40 ओम, वोल्टेज अप्लाइड 240 वोल्ट। पूछा है ओमेगा विच डिराइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। हमें ओमेगा की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है? रेजोनेंस के केस में निकालनी है। तो हमको पता है कि रेजोनेंस के केस में ओमेगा की वैल्यू हमारी रेजोनेंस पे क्या होता है? 1/LC, 1/LC। या ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो, 1/LC नहीं होता है, सीधा सीधा कि एक्सेल जो होता है रेजोनेंस के केस में वो XC के बराबर होता है, और XL बराबर होता है ओमेगा L, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से आप देखो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा √1/LC। तो आपको क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है, यानी इस फार्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। यानी पहला पार्ट में क्या करना है? L और C की वैल्यू इस फार्मूले में रखना है, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा एट रेजोनेंस वाली। ठीक है। दूसरा दिया है करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट के सिचुएशन में ही हमको करंट की वैल्यू निकालना है। तो रेजोनेंट के सिचुएशन में जो इम्पीडेंस होता है सर्किट का वो तो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, क्योंकि XL और XC बराबर हो जाते हैं तो पूरा हट ही जाता है, केवल ये बचता है। और जब ये है तो अब हम करंट निकालें तो सीधा कह सकते हैं कि VRMS/R, यानी कि IRMS जब हमको निकालेंगे, IRMS जब हम लोग निकालेंगे IRMS तो VRMS/R। VRMS की वैल्यू देखो, ये जो वोल्टेज आपका दिया हुआ है ना, ये VRMS वोल्टेज है। ठीक है। तो VRMS और R की वैल्यू हमारे पास दिया ही है 40, सीधा सीधा रख देंगे, दूसरा पार्ट आ जाएगा। तीसरा पूछा है कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस, कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, यानी कि VC निकालना है, या ऐसे कह लो कि VRMS कैपेसिटर के केस का निकालना है, वो भी कहाँ पे? एट रेजोनेंस के केस में। तो रेजोनेंस के केस में तो V का वैल्यू क्या होता है भाई? I/XC, I/XC। अब I की वैल्यू तो हमारी I हो गई, XC की वैल्यू हम क्या लेंगे? ओमेगा 1/ओमेगा C। तो अब यहाँ पे ओमेगा R/C लेंगे, रेजोनेंट वाली ओमेगा लेंगे, क्योंकि XC की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/ओमेगा C। तो अब यहाँ पे ओमेगा कौन सा वाला लेंगे? रेजोनेंट के सिचुएशन वाला लेंगे, क्योंकि हमको जो RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है क्रॉस द कैपेसिटर और रेजोनेंस सिचुएशन के लिए निकालना है। तो ओमेगा को ओमेगा R लिखेंगे, और ओमेगा R की वैल्यू ये है, जो पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे रखेंगे, और इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर निकल आएगा। तो ये था हमारा एक नया क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न का। ठीक है। अब एक और नए पैटर्न पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक नया सवाल दिया है जिसमें एक सर्किट बना हुआ है LCR। ठीक है। ये L है, ये C है और ये R है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सोर्स से कनेक्टेड है, और इस सर्किट का पावर फैक्टर की वैल्यू दिया है कि 1 है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। अब पावर फैक्टर की वैल्यू दिया है कि पावर फैक्टर इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो पावर फैक्टर 1 दे रखा है। अब हमें C निकालना है, तो हमने कहा चलो पहले तो हम पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, cos फाई की बात कर लेते हैं। तो cos फाई बराबर, चूंकि LCR सीरीज सर्किट है तो cos फाई बराबर हमारा क्या निकलता है LCR सीरीज सर्किट के लिए? R/Z, R/Z। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है LCR सीरीज सर्किट का, R/Z। Z इज द इम्पीडेंस, R इज द रेजिस्टेंस। अब cos फाई की वैल्यू दे रखा यूनिटी है, मतलब दिस इज इक्वल टू 1। तो जब इतने को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R किसके बराबर मिल गया? Z के। यानी अगर LCR सीरीज सर्किट में Z बिकम्स R, Z R के बराबर हो जाए, इट मीन्स कि XL इज इक्वल टू XC। ठीक है। क्योंकि Z R के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है क्योंकि Z का हमारा जो जेन्युइन फॉर्मूला है वो तो ये होता है कि XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो भाई Z की वैल्यू R तभी मिल सकता है जब ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तभी हमारा Z की वैल्यू R मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पावर फैक्टर 1 देने की वजह से Z R के बराबर हो गया, इट मीन्स कि XL इज इक्वल टू XC। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की बात करें, या ऐसे निकाल लो कि XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1/ओमेगा C। हमसे सवाल में पूछा है पहले पार्ट में C की वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ से C इक्वेट कर लेंगे, C यहाँ चला जाएगा और ये सारे टर्म्स नीचे आ जाएंगे, यानी कि C बराबर 1/ओमेगा² इंटू L। अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी? इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग। L की वैल्यू आपके सामने दे रखा है 200 मिली हेनरी है, तो 200 मिली हेनरी है तो 200 इंटू 10⁻³ हेनरी कर लो इसको, यानी कि 0.2 आ जाएगा आपके सामने। क्या जाएगा? 0.2 हेनरी आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए आप सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लेना, 2
पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू दे ही रखा है। तो इस फार्मूले को यूज करके अब सारे वैल्यूज हमारे पास नोन है, एल भी हमारे पास नोन है, ओमेगा भी एक तरीके से नोन है, सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब हमारे पास दूसरा पार्ट इसका बचता है, क्यू फैक्टर निकालना है हमको। क्या निकालना है? क्यू फैक्टर निकालना है। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि 1/r √L/C। तो अब हमारे पास r भी दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है ऑलरेडी, C यहाँ से हमको मिल गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो इस पैटर्न के भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग बड़े आसानी से फॉर्मूले को ध्यान में रख के कर लेते हैं।